हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तथा आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नॉइज़ मेजरमेंट्स। शोर को मापने के लिए की जो इकाई है वो क्या होती है। तो नॉइज़ मेजरमेंट की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। डेसिबल का जो सिंबल होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्ट्रूमेंट डज एक्टिव व्हेन द नॉइज एक्सीड द प्री डिटरमाइंड लेवल। शोर अप्रकाशित स्तर से अधिक होने पर कौन सा उपकरण है वो सक्रिय हो जाता है। तो एक लिमिट होती है कि यहाँ पे इतना नॉइज़ लेवल है वो एडमिजिबल है या अलाउड है। अगर उस लेवल या नॉइज़ लेवल से एक प्री डिफाइंड लेवल से अगर ऊपर चला जाता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्टिव हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मात्रामीत्री या डोस्टीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाई विच इंस्ट्रूमेंट द स्पीड ऑफ एयर इज मेजर। वायु की गति को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेनली यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द एयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी डू नॉइज रिडक्शन एट वर्क प्लेस। हम जो वर्क प्लेस है जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे नॉइज़ लेवल को हम कैसे रिड्यूस या कैसे कम कर सकते हैं। तो बाय द बैरियर्स या बांधा उत्पन्न कर कर हम नॉइज़ लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी वर्क प्लेस पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। बांधा उत्पन्न का मतलब ये होता है कि मान लो एक कंपार्टमेंट है और मान लो इस एरिया में ज़्यादा शोर हो रहा है तो इस एरिया को हम कवर कर देंगे ताकि जो शोर है बाकी कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ये होता है बैरियर्स, मतलब बांधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ गुड लाइटिंग। अच्छी प्रकाश व्यवस्था का क्या प्रभाव है। तो अच्छी प्रकाश व्यवस्था का प्रभाव होता है लेस स्पॉइलेज होती है एंड क्विक फॉल्ट डिटेक्शन। कम खराब होती है और उसके अंदर कोई फॉल्ट होता है तो उसको डिटेक्ट करना है, ज्ञात करना, और कोई गलती पकड़ना हो तो बहुत जल्दी से फॉल्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक टाइप ऑफ लाइटिंग। प्रकाश व्यवस्था के जो मुख्य प्रकार है वो कितने होते हैं। तो प्रकाश व्यवस्था की जो लाइटिंग होती है, टाइप ऑफ लाइटिंग होती है, बेसिक टाइप ऑफ लाइटिंग होती है वो होती है एम्बियंट, टास्क एंड एशेंट लाइटिंग। तो ये जो एम्बियंट लाइटिंग होती है ये एक जनरल लाइटिंग होती है। इट प्रोवाइड द ओवरऑल इल्यूमिनेशन फॉर द रूम। तो जैसे हमारे घरों में जो लाइट लगी हुई है, एक कमरा है उसके अंदर हमने लाइट को लगा दिया तो वो लाइट के पूरे कमरे में लाइट दे रही है, तो इस तरह की जो लाइट कहलाती है वो कहलाती है एम्बियंट लाइट। इसी तरीके से जो टास्क जो लाइट होती है, टास्क लाइट का मतलब होता है प्रोवाइड द एक्स्ट्रा लाइट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़।
मान लो ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें रोशनी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सपोज करो कि हम इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन पर काम कर रहे हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि टूल की जांच पड़ताल करना कि उसके अंदर कोई कमी है, कोई क्रैकिंग है, तो उसके लिए क्या है, हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए। तो वहाँ पे जो लाइट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टास्क लाइट। तो टास्क लाइट इज़ मेनली यूज टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा लाइट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। बाकी जो एशियंट लाइटिंग होती है, एक डेकोरेट लाइटिंग भी होती है, इन लाइटिंग का भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू एक्सटिंग्विशर द बुश फायर। झाड़ी की आग को बुझाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो झाड़ी की आग को बुझाने के लिए हम बीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाटर टेंडर इज सुटेबल फॉर रूरल फायर। ग्रामीण आग के लिए किस प्रकार का जो पानी का टैंकर है वो उपयुक्त होता है। तो ये होता है बी टाइप। तो फायर एक्सटिंग्विशर की काफ़ी कैटेगरीज होती है, अलग अलग कैटेगरी, तो उसमें क्या है कि बी टाइप हम यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्मॉल गियर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द रूरल एंड फॉरेस्ट फायर। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा गियर ग्रामीण और जंगल की आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये होता है फायर बीटर्स। तो फायर बीटर्स इज मेनली यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द रूरल एंड इन द फॉरेस्ट फायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्व सफून दहन का कारण बनता है। तो स्पॉन्टेनियस जो कंबशन होता है उसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है। तो टू कीप द हाइट ऑफ द ग्रास पाइल मोर देन 20 फीट। तो घास के ढेर की जो ऊंचाई हो 20 फीट से अधिक रखनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल ब्रेक ऑफ या नेचुरल ब्रेक फॉर द फायर या रूरल फायर। ग्रामीण आग के लिए प्राकृतिक विराम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये होता है ओपन ग्राउंड, रोड एंड वाटरवे। खुला मैदान, सड़क और रेल मार्ग है ग्रामीण आग के लिए एक प्राकृतिक विराम होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड इफ शीट मेटल इज प्लेस ए रब लेयर सॉल्यूशन इन द मिडल ऑफ द टू कॉटन कैनवास एंड देयर इज होल ऑन इट्स एज। इसे क्या कहा जाता है। दो जो कैनवास होते हैं, जो कपास कैनवास के बीच एक रबड़ परत समाधान रखकर सीट बनाई जाती है और उसके किनारों पर छेद होते हैं। तो ये होती है कैनवास सैल्वेज सीट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूजफुल इक्विपमेंट फॉर सैल्वेज ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा निस्तारण के लिए एक उपयोगी उपकरण है। तो ये होता है सैल्वेज सीट। तो सैल्वेज सीट इज ए यूजफुल इक्विपमेंट फॉर द सैल्वेज ऑपरेशंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3 निस्तारण सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग शोज द कॉज ऑफ डैमेज ऑफ बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन बिल्डिंग के नुकसान का कारण बनता है। तो ये होता है वाटर लॉगिंग, तो जल भराव। तो जल भराव से क्या होता है कि मान लो एक हमारा मकान इस तरीके से है और इसके मान लो 2 साइड या 3 साइड अगर पानी लगता है तो पानी हमेशा भरा ही रहता है। तो इससे क्या है कि हमारी दीवार गिरने का खतरा रहता है और दीवारों पर नमी भी बनती है। तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ डैमेज ऑफ द बिल्डिंग, वाटर लॉगिंग, जो पानी का भराव होना या पानी का जमा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैल्वेज वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा निस्तारण कार्य में शामिल नहीं है। तो ये होता है वेटिंग फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, आग निकालने का इंतजार करें। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैल्वेज वर्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ लेइंग द होज लाइन फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली। जल्दी से लंबी दूरी के लिए नली लाइनें बिछाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। तो ये होता है होज लेइंग लोरी।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो जल्दी से लंबी दूरी के लिए नली बिछाने के लिए हम होज लेइंग लोरी का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन आर देयर। स्थायी इंस्टॉलेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी इंस्टॉलेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो जो फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक तरीके से एक मैनुअल हो सकता है, दूसरा होता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज यूज टू वेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द ड्राई राइजर फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। शुष्क राइजर की हवा को बंद करने के लिए किस वाल्व का हम उपयोग करते हैं? तो ये होता है एयर वाल्व। तो एयर वाल्व इज यूज टू वेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द ड्राई राइजर फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, हवा के लिए बना वाल्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्टिवेशन टेम्परेचर ऑफ ए येलो कलर्ड स्प्रिंकलर बल्ब इन ए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। किस तापमान पर पीले रंग का स्प्रिंकलर हेड है वो फटता है? तो ये जो तापमान होता है ये होता है 79 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which colored sprinklers head bulb will burst at a temperature of 57 डिग्री सेल्सियस in fire sprinkler system। 57 डिग्री के तापमान पर किस जो कलर का या रंग का स्प्रिंकलर को जो हेड है वो फट जाता है? तो ये होता है रेड कलर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द CO2 इज नॉट इफेक्टिव ऑन। CO2 है वो कहाँ पर प्रभावी नहीं होती है? तो जो CO2 प्रभावी नहीं होती स्टोर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज CO2 इज स्टोर्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। किस स्थिति में CO2 अग्निशामक यंत्र में संग्रहित है? तो ये होता है हमारा लिक्विड। तो जो भी फायर एक्सटिंग्विशर में जो हम CO2 एज ए यूज करते हैं, तो सिलेंडर के अंदर जो CO2 स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो तरल अवस्था या लिक्विड फॉर्म में होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज इन फायर सर्विस टू रजिस्टर ऑल हैपनिंग ऑफ स्टेशन इन टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में स्टेशन की सभी घटनाओं को दर्ज करने के लिए अग्निशमन सेवा में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का जो नाम है वो क्या होता है? तो ये होता है हमारा अक्रेंस बुक या घटना बुक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो ये क्या होता है कि अक्रेंस बुक क्या होता है कि कोई भी कहीं घटना हुई है तो उसकी एंट्री की जाती है। सपोज करो फायर, मान लो किसी गांव में आग लग गई है, हमारे पास कॉल आई, तो हमने उस अक्रेंस बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया कि फलाने गांव में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड को हम भेज देंगे। तो ये जो सब एंट्री की जाती है कोई भी घटनाओं की, तो ये होती है अक्रेंस बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज इन फायर सर्विस व्हीकल रनिंग डिटेल एंड फ्यूल कंजप्शन। जो अग्निशमन सेवा वाहन चलाने में जो विस्तार और ईंधन की जो खपत का उपयोग होने वाले दस्तावेज का क्या नाम है? तो जब भी व्हीकल चलता है तो उसकी एक लॉग बुक बनाई जाती है। तो लॉग बुक में उसके कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और कितना का तेल है वो कंज्यूम हुआ है, उसकी जो एंट्री की जाती है वो की जाती है लॉग बुक में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रजिस्टर इज यूज फॉर एम्प्लॉइज लीव रिकॉर्ड इन फायर स्टेशन। कर्मचारियों के रिकॉर्ड को छोड़ने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग करते हैं? तो जो भी कर्मचारी कोई छुट्टी पे जाता है तो उनकी छुट्टियों का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है लीव रजिस्टर के अंदर या छुट्टी का रजिस्टर के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड ए फायर फाइटर कैरी व्हेन रेस्पॉन्डिंग टू ए फायर साइट। फायर साइट पर जाते समय निम्नलिखित में से कौन सा फायर
फाइट ले जाना चाहिए। तो ये होता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो कहीं पे भी आग लगी है, हमें सूचना मिली, तो हम वहाँ ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। तो हम जो भी इक्विपमेंट्स है फायर फाइटिंग के, वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे उस साइट के ऊपर जहाँ पे भी कोई घटना या अकरेंस हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरिया और फैसिलिटी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स इन फायर स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन अग्निशमन में संदेश व्यवहार का एक प्रकार होता है। तो ये होता है वॉचरूम। तो वॉचरूम के एक सभी घटनाओं को देखता है। कोई भी कॉल जाती है तो एक तरीके से कॉल गई, कॉल जाने के बाद दूसरे व्यक्ति को सूचना देना, ड्राइवर को उठाना कि फलाना दूसरी जगह जाना है, वहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि फायर स्टेशन ऑपरेट करता है। तो एक वॉचरूम होता है, जो सारी घटनाएं जितनी भी होती है वो उसके अंदर से ही ऑपरेट होती है। तो उसको हम बोलते हैं वॉचरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द फायर टीम इज अलर्ट ऑन रिसीविंग एन इमरजेंसी मैसेज। आपातकालीन संदेश प्राप्त करने पर फायर टीम के संचार में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सतर्क है। तो जब भी आपको कोई सूचना मिले कि इस कस्बे में आग लग चुकी है, तो इमरजेंसी मैसेज आता है। तो उसके लिए जो भी फायर ब्रिगेड जा रही है तो उसके ऊपर अलार्म बजा दिया जाता है, अलर्ट दे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। तो स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन का जो कार्य क्या है। तो स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन का जो मेन कार्य है, आग के प्रसार को प्रतिबंध करता है। टू रेस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ फायर बाय द वाटर। तो जितनी भी आग फैली हुई है उसको रोकता है पानी की हेल्प से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हैजार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय इंस्टॉलिंग द ड्रेंजर्स इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो ड्रिंकर स्थापित करने के लिए किस प्रकार का एक खतरा है। तो ये होता है इंटरनली। कोई भी हैजार्डस आइटम है तो वो हैजार्डस आइटम की वजह से जो बिल्डिंग अंदर से क्या है ध्वस्त हो सकती है। तो ये होता है इंटरनल या अंदर से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ पंप इन फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। अग्निशमन करते समय पंप का दबाव कितना होना चाहिए। तो जब भी डिस्चार्ज प्रेशर होता है पंप का, इन जो फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, तो डिस्चार्ज प्रेशर होता है उसका वैल्यू होनी चाहिए 7 बार या 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HVWS। HVWS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। HVSW स्टैंड फॉर हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट अमंग द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक रिकॉर्ड इन ऑफिस या ऑफिशियल प्रोसीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अदालत में प्रमाणिक दस्तावेजों की निंदा करता है। तो ये होती है हमारी अक्रेंस बुक। कि कोई भी घटना हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, उसका सब जो एंट्री की जाती है वो सब एंट्री अक्रेंस बुक में या घटना पुस्तक के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर इन फायर कंट्रोल रूम। नियंत्रण कक्ष के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो नियंत्रण जो कक्ष होता है, जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, उसके ऑल रिकॉर्ड रजिस्टर्स, टोपोग्राफिक मैप होना चाहिए। कोई किसी स्थान पर आग लगी उसका मैप होना चाहिए, हमें कैसे जाना है। टेलीफोन ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये सभी चीज़ों का कंट्रोल रूम के अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ फायर कंट्रोल रूम। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अग्नि नियंत्रण कक्ष का एक हिस्सा नहीं है। तो जैसे फ़ोन होना चाहिए, अक्रेंस बुक होनी चाहिए, हॉटलाइन टेलीफोन होना चाहिए। जो फायर हाइड्रेंट है ये कोई आवश्यक नहीं कि कंट्रोल रूम में वो हो। तो ये तो एक फायर हाइड्रेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से जो फायर ब्रिगेड है अब पानी लेती है।
तो एक पानी का एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फायर प्लग। निम्नलिखित में से किसे अग्नि प्लग के रूप में जाना जाता है। तो अग्नि प्लग के रूप में हम जानते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम को। जो अग्नि हाइड्रेंट सिस्टम होता है उसी को हम फायर प्लग कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम इज सुटेबल इन एरिया वेयर द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है जहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है या बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं ड्राई या सूखा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्मुलेट्स द फायर प्रिवेंशन एंड फायर कंट्रोल पॉलिसीज। जो अग्नि निवारण और अग्नि नियंत्रण नीतियों का जो निर्माण है वो कौन करता है। तो ये करता है जो फायर सर्विस का जो डायरेक्टर जनरल होता है या डीजी होता है या महानिदेशक होता है, वो फायर प्रिवेंशन से रिलेटेड जितनी भी या फायर कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसियाँ होती है वो जनरेट करता है या बनाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सिग्नल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिहेवियर इन फायर स्टेशन। संचार व्यवस्था की सिग्नल प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो जो भी हम कम्युनिकेशन होता है फायर स्टेशन से, तो किसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिफाइनरी विच टाइप ऑफ फायर पंप कैन बी स्टैंड बाई पंप इन फायर वाटर पंप हाउस। रिफाइनरी में फायर वाटर पंप हाउस के लिए किस प्रकार के फायर पंप जो फेयर स्टैंड बाई पंप होते हैं वो लगे होते हैं। तो ये लगे होते हैं हमारे डीजल ड्रिवन पंप। डीजल द्वारा जो संचालित पंप होते हैं उनको लगाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्रेशर द लॉन्गर होज लाइन मस्ट बी चार्ज वाइल कैरिंग आउट द वाटर रिले। पानी की रिले को ले जाने के लिए दौरान नली में जो दबाव है वो दबाव का जो चार्ज है वो कितना किया जाना चाहिए। तो जब भी कोई मान लो किसी आग लगी, फायर ब्रिगेड जो आग बुझा रही है, तो आपने देखा होगा कि जहाँ से पानी निकलता है वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ निकलता है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है वो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। जैसा कि आपने देखा होगा जो पार्क में जब आप पानी देते हैं तो अगर पाइप का आगे से मुंह दबा देते हैं तो जो वाटर है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाता है और उसका जो प्रेशर भी हाई होता है। तो इसी तरीके से हम हाई प्रेशर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फायर इन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जंगल की आग का कारण बनता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सूखा मौसम आता है तो कि जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो टूटकर गिर जाती है, या फिर आपस में अगर सूखी पत्तियां पेड़ों के ऊपर टकी हुई तो आपस में जब पत्तियां टकराती है तो घर्षण पैदा होता है और घर्षण की वजह से क्या है कि आग जल जाती है। तो ये मेन रीज़न है आग पकड़ने का फॉरेस्ट के अंदर या जंगल के अंदर, जो ड्यू टू द फ्रैक्शन बिटवीन द ड्राई ब्रांचेज ऑफ द ट्री। जो पेड़ों की जो सूखी शाखाएं हैं या पत्तियां हैं आपस में जब टकराती है तो घर्षण पैदा होता है, उसके कारण आग लगने का खतरा बना रहता है जंगल के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वाटर रिले सिस्टम आर देयर इन फायर फाइटिंग। जो फायर फाइटिंग सिस्टम में जो मुख्य रिले सिस्टम होता है वो कितने तरीके के होते हैं। वो होते हैं 2 तरीके के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर होज इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूज इन वाटर रिले। पानी की रिले करते समय किस नली का उपयोग किया जाना आवश्यक है। तो ये होता है रबर लाइंड होज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट वाटर रिले सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी पानी की जो सबसे अच्छी प्रणाली है।
तो पानी की जो सबसे अच्छी प्रणाली होती है वो होती है क्लोज रिले या बंद रिले। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लूजिस कैन मिनिमाइज बाय डूइंग सैल्वेज। निस्तारण करते समय किस प्रकार के नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट लॉसेस। तो डायरेक्ट लॉसेस कैन बी मिनिमाइज बाय डूइंग सैल्वेज, सीधा नुकसान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सैल्वेज इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक निस्तारण उपकरण नहीं है। तो जो अडेप्टर होता है, अडेप्टर इज नॉट ए इक्विपमेंट ऑफ द सैल्वेज सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60% लॉस अकर ड्यू टू द फायर, व्हाट इज कॉल्ड। आग के कारण 60% अगर हानि होती तो उसे क्या कहा जाता है। अगर किसी कारणवश कहीं पे आग लगी है और 60% आग के कारण जहाँ पे भी सामान है, कोई भी चीज़ है, वो 60% जल चुका है, तो इस तरह के जो लॉसेज होते हैं या उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लॉसेज या अप्रत्यक्ष नुकसान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ फायर रेजिस्टेंस सैल्वेज कवर इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। अग्निशमन अभियान में अग्नि प्रतिरोध बचाव कवर की जो मेन भूमिका है वो क्या होती है। तो रेजिस्टिंग फ्लेम्स एंड हाई टेम्परेचर, आग की लपटों और उच्च तापमान का प्रतिरोध। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जोन इज नॉट रिलेटेड टू फ्लड प्लेन। कौन सा क्षेत्र बाढ़ के मैदान से संबंधित नहीं है। तो ये होता है रेस्क्यू जोन, जो बचाव क्षेत्र होता है वो जोन है वो जो कि फ्लड प्लेन से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। इनमें से कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो एंड और बट ये सब कंजक्शन होती है, लेकिन जो ऑन है वो एक कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो एक ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कुछ बंदे बैठे हुए हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे बैठे हुए हैं वो फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं और है, उनका दिमाग कहीं और है, या उस टॉपिक पर वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसका मीटिंग उन बंदों का जिनका ध्यान उस तरफ नहीं है, तो उनका मीटिंग में कोई रोल या हिस्सा नहीं है, तो बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो हमारे वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो एफ एक वाउल नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार होता है। तो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार ये होता है कि जब भी हम, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो हमें हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। हमें ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट ये ऑफिस के अंदर अवॉइड करने चाहिए। ये एक अच्छा एडिकेट्स नहीं होता है। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए, एक ऑफिस के लिहाज से एक अच्छा शिष्टाचार होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट आर प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, तो उसे शब्द को हम क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, तो ऐसे शब्द या वर्ड है वो आपस में क्या कहलाते हैं, होमोफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो मेरा डेडिकेशन, मेरी निष्ठा, मैंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो मैंने डेडिकेट कर लिया, मैंने निष्ठा कर ली कि मैं ये काम करूँगा। तो विद द हेल्प ऑफ डेडिकेशन
वी कैन लर्न इंग्लिश, या कुछ भी काम करना हो, या तो एक जस्ट एग्जाम्पल है कि मुझे अंग्रेज़ी सीखने में क्या मदद कर सकता है, तो वो मेरी निष्ठा ही मुझे मदद कर सकती है। मुझे कोई स्किल सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो वो मेरा डेडिकेशन ही मेरे काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है, तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षरों का प्रयोग हम कब करते हैं। तो जब भी हम एक वाक्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखा जाता है। किसी भी कंट्री का नेम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नेम हो, या रिवर का नेम हो, तो ये सब नेम आते हैं, उनका जो पहला अक्षर लिखा जाता है वो कैपिटल लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेस्क्राइबिंग वर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शब्द है या डेस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को बता रहा है कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, कैसी है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्वेश्चंस का आंसर है वो बदल जाएंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पे करेक्ट है वही आपको बता रहा हूँ। तो कौन सा डेस्क्राइबिंग वर्ड है, तो जो हॉट है या गर्म है एक डेस्क्राइबिंग वर्ड है, किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन से थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन आपको थैंक यू धन्यवाद कहता है तो आपको जवाब में क्या कहना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति हमें धन्यवाद बोलता है तो उसको जवाब में हमें बोलना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड, विषम शब्द को चुनिए। तो 4 दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से 3 एक तरीके के, चौथा उन तीनों से भिन्न है। तो प्लीज, सॉरी, थैंक्स, ये सब एक कैटेगरी के वर्ड, लेकिन पेपर है बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पेपर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। अगर मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं अपने वेल्डिंग से रिलेटेड टूल एंड इक्विपमेंट होगी उन्हीं के साथ कार्य करता हूँ। आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ या काम करता हूँ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। आज का मौसम होने जा रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही होते हैं। तो जो ऑप्शन जो मेन शूट कर रहा है, तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, हॉट होता, कूल होता तो ये आंसर आ सकता था। तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, आज का जो मौसम है वो गर्म होने जा रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड वैन डिनोट। जो शब्द है वैन है वो क्या दर्शाता है। तो जो वैन शब्द है जब है वो दर्शाता है समय को। तो वैन विल बी गो टू द पार्क, वैन विल बी द एक्सीडेंट हैपन, तो ये चीज़ें समय को बताता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉय डैश विद हिज पैट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल एंजॉय प्लेइंग विद हिज पैट डॉग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज आर कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियाँ, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि को क्या कहते हैं। हमें ये पता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमारी समाज में क्या वैल्यू है, लोगों को हमें पे कितना भरोसा है, हम कितना मोटिवेट है अपने आप में। तो ये सब कहलाती है हमारी आत्म जागरूकता या फिर सेल्फ अवेयरनेस। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपकी समाज में क्या वैल्यू है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, आप किस तरह की ओपिनियन लोगों को देते हैं, आपका समाज में करैक्टर क्या है, तो ये सब चीज़ें डिफाइन करती है आपकी पहचान को। लेकिन आपने कितना स्कोर किया एग्ज़ाम में, ये आपकी पहचान को इंगित या आपकी आइडेंटिटी को इंडिकेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये होती है हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ। हम अपनी ताकत हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या स्किल है हमारी, तो जब भी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारी वीकनेस है, वीकनेस को अगर हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं तब भी हम अपने जीवन में कैरियर में ग्रोथ कर पाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज़ एंड द एबिलिटीज़ आर टू बी कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। ऐसे गुण जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी वीकनेस होती है, जो हमारी कमजोरियां होती है, उसको एक नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। जो भी हमारी वीकनेस है, अगर उसको हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाते हैं तभी हम जीवन में ग्रो कर सकते हैं। तो जो पर्सनल वीकनेस है, व्यक्तिगत कमजोरियां एक नकारात्मक गुण है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बीइंग लेजी, आलकसी होना, किसी काम को कल पर टाल देना, बाद में करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये सब क्या है कि वीकनेस है। लेकिन कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनती हूँ, ये काम कर सकता हूँ, कितना सक्रिय हूँ किसी काम को लेकर, तो ये सब क्या है स्ट्रेंथ पॉइंट है। लेकिन बीइंग लेजी, आलसी होना, ये एक पर्सनल वीकनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ टू टाइप। जो लक्ष्य है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो लक्ष्य है वो दो प्रकार के होते हैं। वो तो एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। हमने किसी चीज़ को करने के लिए कोई टारगेट बना लिया कि मैं एक हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन में करता हूँ, महीने में करता हूँ, तो ये सब क्या है शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मैंने ये काम 5 साल में करना है, 10 साल में करना है, तो ये सब क्या कहलाता है हमारे लॉन्ग टर्म गोल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड द डिसअपॉइंटमेंट। निराशा और निराशा की भावना ही क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है, तनाव कहलाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव के संकेत है वो इनमें से कौन से हैं? तो मान लो आपको कोई परेशानी आती है, आप उस परेशानी को अगर लंबे समय तक सोचते हैं तो आपको क्या है हमेशा तनाव या स्ट्रेस बनी रहती है और लॉस इन स्लीपिंग भी होता है। आपके पास कोई परेशानी आती है तो ज़्यादा समय तक नहीं सोचना है और उससे आपकी जो स्ट्रेस है वो भी रिलीव रहेगी और आप आसानी से सो पाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन A3। डू नॉट लीड टू द लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीपिंग। अगर आप किसी टेंशन या किसी परेशानी को लंबे समय तक सोचते हैं तो आपको क्या है नींद में भी परेशानी आती है, आप सो नहीं पाते टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है और कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार इनमें में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, अगर आप लंबे समय तक सोचेंगे तो हमेशा तनाव में रहेंगे और लॉस इन स्लीपिंग होगा। तो कोई भी समस्या आती है तो हमें ज़्यादा समय तक उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। तो स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, अगर हम किसी समस्या के बारे में लंबा सोचेंगे तो हमेशा स्ट्रेस है वो डेवलप रहेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से आप क्या समझते हैं? माइंडफुलनेस का मतलब है कि मान लो दो व्यक्ति आपस में कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक अच्छा एडिकेट्स है, लेकिन जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है या कहीं दाएं बाएं देख रहा है या कुछ अनावश्यक बातें कर रहा है, तो ये मतलब फुल्ली प्रेजेंट है, वहाँ मोमेंट पे नहीं है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर वो फुल्ली प्रेजेंट नहीं, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इधर उधर देख रहा है, मोबाइल में रख रहा है, तो वो कहलाती नॉन फुल माइंडनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3।
तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।